So this causes closure of ATP sensitive potassium channel, and then a wave of membrane depolarization, charge का difference आ जाना, and subsequent activation of voltage gated calcium channel. As I told you, that's what calcium is concerned to voltage. इसका ताल्लुक voltage के साथ होता है. अगर अंदर voltage positive हो जाएगा तो फिर ये active हो जाएगा channel. The entry of calcium into the cell is followed by vesicles, docking, and insulin granules. Docking insulin granules are released into the blood circulation. तो बेटा ये चीज हम कल क्लास के अंदर पढ़ चुके थे. आप में से किसी स्टूडेंट को यहाँ इस वक्त अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वो पूछ लीजिएगा, कोई सवाल हो किसी के जहन में जो कि फर्दर इसको अच्छी तरह समझना चाह रहा हो. जी बेटा, इट्स योर टर्न नाउ. असना, फराज, फरदान सिद्दीकी, फरीहा, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछिएगा. हसन, शफीक, यस तलहा, यूशा. सर सॉरी नेट थोड़ा खराब है, क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा था कि ये जो मैकेनिज्म समझा रहा हूँ ये कुछ समझ आ गया या नहीं? सर बस ये डीपोलराइजेशन समझाते हैं. बेटा डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन में क्या फर्क होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इनमें क्या फर्क होता है. देखो, पोलराइज का मतलब क्या होता है आप मुझे खुद बताएं. व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज? पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज लगना. चार्ज रखना, बिल्कुल ठीक, चार्ज रखना. तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर एक सेल है उसके अंदर पोटेंशियल -70 वोल्ट है तो वो पोलराइज होगा या डीपोलराइज होगा? चार्ज डिफरेंस है या नहीं है? पोलराइज है ना. अब अगर आप उसका चार्ज पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब है आप जीरो की तरफ जा रहे हैं या अवे फ्रॉम जीरो जा रहे हैं? यूशा तरफ आवाज आ जा रही? रहे हैं, हाँ, तो आप जीरो जीरो की की तरफ जा तरफ, रहे हैं. हाँ जीरो की तरफ जा रही है. इसका मतलब कि आप चार्ज को कैंसिल करने जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो. ये अलग बात है कि आप जीरो को क्रॉस करके फिर पॉजिटिव की तरफ जाओगे, लेकिन जब आप जीरो की तरफ जाते हो तो आप कहते हो कि डीपोलराइजेशन. पोलराइज उस वक्त होगा जब चार्ज डिफरेंस अवे फ्रॉम जीरो होगा, ज्यादा होगा, और जब चार्ज डिफरेंस जीरो की तरफ आ रहा होगा तो इसको हम डीपोलराइजेशन का इशारा करते हैं. इवन टू अगर आप +40 से वापस आते हैं फिर माइनस की तरफ तो हम कहेंगे रिपोलराइजेशन, यानी आप रिपोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं. तो डीपोलराइज का मतलब होगा अगर आपका चार्ज -70 से जीरो की तरफ जाना शुरू करे, लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन. यूशा. सर बस ये समझाते हैं उसको, मतलब डीपोलराइज करेगा कौन? K+, क्योंकि ना चार्जेस जमा हो रहे हैं ना यहाँ पे, जब वो बाहर जा नहीं रहे तो उसी की वजह से डीपोलराइजेशन बढ़ रही है. और जब वो जीरो हो जाएगा तब जब जीरो हो जाएगा तब वो बंद हो जाएगा चैनल. देखो बात ये है कि जीरो पे तो ये रुकेगा नहीं, जैसे मैंने कल कहा था ये +40 की तरफ जाता है ना. तो फिर डीपोलराइज का वर्ड का देखो इसमें मिसकंसेप्शन ना हो. बच्चों के जहन में ये आता है कि डीपोलराइज का मतलब होगा जीरो पे आ जाएगा. नहीं, अगर आप जीरो से क्रॉस करके ऊपर जाते हैं +40 की तरफ तो ये बायोलॉजी में कहलाता है डीपोलराइजेशन. इसको आगे नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे. बस आप ये याद रखिएगा कि हमारे सेल्स के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, हर सेल्स के अंदर पोलराइजेशन की 3 स्टेप्स होते हैं. एक को कहते हैं पोलराइज्ड, एक को कहते हैं डीपोलराइज्ड, और एक को कहते हैं रीपोलराइज्ड. पोलराइज उस वक्त होगा जब आप -70 मिलीवोल्ट पे होते हैं. डीपोलराइज वो होगा कि जब आप वोल्टेज को चेंज करते हैं -70 से +40 की तरफ जाते हैं तो ये डीपोलराइज होगा. और जब वही सेल वापस +40 से फिर माइनस की तरफ आ रहा हो तो हम कहते हैं रीपोलराइज. ये चीजें याद रखिएगा, सिंपल. अगर वोल्टेज इंटरनल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो डीपोलराइजेशन का वर्ड इस्तेमाल होगा, और अगर -70 पे है तो वो पोलराइज फॉर्म में होगा. और अगर कोई शख्स कहता है रीपोलराइज, इसका मतलब है ये पहले डीपोलराइजेशन से गुजर चुका था, अब वापस फिर रीपोलराइज होकर -70 में आ रहा है. समझ आ रहा है? जी जी. सही है. और जी, और बच्चों सबको समझ आ रहा है इस वक्त? राइट, ठीक है.
So let's move. तो ये तो हो गया आपका कल का मैकेनिज्म। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ प्रीवियस टॉपिक की तरफ के इंसुलिन जो रिलीज होगा फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। हाउ विल इंसुलिन परफॉर्म इट्स फंक्शन व्हेन इट इज रिलीज्ड। So let's talk about now the further topic. अरे ये एसी बंद हो गया है। हाँ So please look at this. This is the entire topic which we have discussed previously. और ये आपको मिल भी जाएगा इसकी हार्ड कॉपी इंशाल्लाह। सो ये पहली बात तो हमने जो थर्मल रेगुलेशन की थी वो वाली है कि हाई टेम्परेचर होगा तो क्या क्या चीजें होगी। So for the story of the thermal regulation, when body temperature rise above normal, heat receptor in the skin and hypothalamus are stimulated and बेटा देखो receptors हमारे skin के अंदर भी होते हैं और hypothalamus में भी होते हैं। हीट रिसेप्टर दो जगह होते हैं, स्किन के अंदर होगा वो नर्व एंडिंग वाला मैंने कल बताया था आपको, और एक हाइपोथैलेमस में होते हैं। दो रिसेप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? एक रिसेप्टर स्किन वाला जो है वो बाहर टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो उसको स्किन डिटेक्ट करता है, और जो हाइपोथैलेमस पे रिसेप्टर लगा होता है वो ब्लड के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। यानी जब ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो जब वो ब्रेन से गुजर रहा होगा, सो दैट द ब्रेन हैव द एबिलिटी। बेटा कूलिंग नहीं कर रहे, कूलिंग नहीं कर रहे, ये अभी ऑन हुआ है पहले से था? अभी की है। हाँ बस छोड़ दे, ठीक है तो सो इट मींस के मैं क्या कह रहा था वैकेंसी के दो तरह के हमारे पास रिसेप्टर है। तो ब्लड टेम्परेचर को मॉनिटर करता है कौन से वाले? जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, और बाहर वाले टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं कौन से वाले? जो स्किन वाले होते हैं। So and transmit impulses along sensory nerve fibers to the heat loss center of the hypothalamus. The heat loss center transmit impulses to various structures acting as an effector with the following effects. वो effects क्या क्या है? The heat gain center is inhibited while heat loss center is activated. Heat loss center जब भी एक्टिव होगा उसका मतलब ये होगा कि बॉडी से टेम्परेचर को लॉस करवाओ, और हीट गेन को इनहिबिट किया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि बॉडी गेन हीट गेन नहीं होनी चाहिए। स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द सुपरफिशियल आर्टरी मैंने बताया था क्या होते हैं? रिलैक्स होंगे, causing vasodilation to bring more blood near the surface of the skin for heat loss. लेकिन शंट वेसल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। Sweat glands are activated to release sweat which evaporates and remove heat from the body. The hair erector muscle relax so that hairs no more remain erect to trap heat causing heat to loss the body. ये वो जो मैंने डायग्राम आप लोगों को बताया था ऑसोलेशन का, उसमें इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर अगर आप बात करें तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, फिर हाइपोथैलेमस रिसेप्टर यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे चेंज को, और क्या होगा? इफेक्टर रिस्पॉन्स होगा। ये चीजें हाइपोथैलेमस डिटेक्ट फॉल इन टेम्परेचर, वो ऊपर जाएगा, एंड इफेक्टर रिस्पॉन्ड टू वेजो कंस्ट्रक्शन, यहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ वेजो डायलेशन होगी, और ये फिक्स रेगुलेशन टेम्परेचर है, यानी सेट पॉइंट है। इसी तरह थर्मल रेगुलेशन एट लो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे क्या क्या चीजें होगी? इसका ऑपोजिट होगा। When the body temperature falls below the normal, cold receptors in the skin and hypothalamus are stimulated and transmit impulses along sensory nerve fibers to heat gain center of the hypothalamus. The heat gain center transmit impulses to various structures acting as effectors with the following effects. The heat loss center is inhibited while the heat gain center is activated, just opposite the first one. The sphincter muscles of the superficial arteriole क्या होंगे? Contract होंगे, causo vaso constriction, जबकि shunt vessel जो है वो टाइट रहेंगे। The hair erector muscles contract, pulling hair erect to trap the air near the skin. And since I told you air is a good insulator, so it trap the heat loss.
Various muscles, especially skeletal muscles, contract and relax frequently to cause shivering that releases a little heat energy in the body. The adrenal medulla stimulates the secretion of adrenaline, which causes an increase in metabolic rate. ये भी हमने कल पढ़ा था. अच्छा जी. As a result of less heat loss and more heat being produced, दो बातें, heat loss कम से कम और heat produce ज्यादा से ज्यादा. The body temperature rises, बढ़ना शुरू हो जाएगा, back toward the normal, and hence negative feedback has played its role. बेटा ये एक डायग्राम आपके सामने है, आप देखिएगा, ये शंट वेसल भी नजर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास शंट वेसल नजर आ रहे हैं और ये है हाइपोथैलेमस रीजन हमारे ब्रेन का. तो ये कोल्ड सेंटर है, एक हॉट सेंटर है. यहाँ देखो क्या हो रहा है, आप जरा ब्लड वेसल को देखो, वेसो कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, ये देखिए ये जगह डायलेट हो गई है, इसलिए ब्लड सारा का सारा नीचे ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर कम ब्लड जा रहा है, यहाँ ज्यादा ब्लड है, ठीक है. और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ब्लड बिल्कुल कम आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लड ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वेसो डायलेशन है, सुपरफिशियल वेसल जो है वो डायलेट होते जा रहे हैं. आज हमारा टॉपिक था कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल. सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा. The level of blood glucose is regulated around the optimum level, जो कि कितना है, सेट कंडीशन कितना है, 90 मिलीग्राम पर 100 cm क्यूब. ये हमारा सेट कंडीशन है फास्टिंग में, लेकिन शुगर का, homeostatically by the negative feedback mechanism brought about by hormonal communication. The major hormones involved are insulin and glucagon. So let's talk about the production of insulin and glucagon. Insulin and glucagon are produced in a gland called pancreas. Pancreas के अंदर produce होंगे. The pancreas contains small cluster of cells. कल मैंने बताया था आप लोगों को, called islets of Langerhans, which secrete hormone directly into the blood. Right? There are two types of cells within the islets of Langerhans: alpha cell, which secrete glucagon, and beta cells, which secrete insulin. Both of these cells contain high concentration of rough endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and ribosomes with vesicles. चलो ये mechanism देखिएगा please. Here is the glucagon, here is the insulin, here is the blood. So what will happen if there is low blood sugar? Low blood sugar होगा तो detect कौन करेगा? Pancreas, because pancreas is also acting as a stimulus. और high blood glucose होगा तो भी कौन? Pancreas. तो ऊपर क्या लिखा है? अल्फा सेल्स, यहाँ क्या लिखा है? बीटा सेल्स. अच्छा, अब देखें, अगर लो ब्लड शुगर है तो अल्फा सेल्स क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए. लो ब्लड शुगर में कौन सा एक्टिवेट होगा? अल्फा सेल. और अल्फा सेल किसको सीक्रेट करेंगे? ग्लूकागोन को. तो आप ए बी सी, और आप क्या करेंगे? लिवर की तरफ ग्लूकागोन को जाएगा और ग्लूकागोन लिवर के ऊपर एक्ट करके ग्लूकोज को ऐड करेगा ब्लड में. उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लूकोज फिर ब्लड में नॉर्मल कर देगा. ऐड ग्लूकोज टू द ब्लड. तो इसको यूं पढ़े आप. सो द फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज इज अ लो ब्लड शुगर which is the stimulus, and the pancreas has been activated. It captures the sugar and adds the alpha cell. So it means pancreas is not only a effector, but it's also act like a receptor. कैसे? Because it has the ability to detect the low sugar level. And you can see this is the blood vessel from A, stepwise. It's A, B, C, and D, the 4 steps. So initially, low blood glucose is detected by the pancreas. Which is responsible for this detection, Yusha? Which cell is responsible for the detection of blood sugar? In this case, low sugar को कौन detect करता है? low blood sugar में? जी. अल्फा बिल्कुल अल्फा. कल जो हमने डिस्कशन की थी वो किस पे की थी? बीटा पे की थी, क्योंकि हम कल ने जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने इंसुलिन को बढ़ाया था, मोर ग्लूकोज था. आज हम क्या कह रहे हैं? लो ब्लड शुगर है. सो इन लो ब्लड शुगर यू कैन सी हियर द अल्फा सेल्स बिकम एक्टिवेटेड, एंड दीस अल्फा सेल जब एक्टिवेट होंगे तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेंगे?
कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेंगे? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का टारगेट क्या है? शाबाश। ग्लूकोज को बढ़ाना। नहीं, टारगेट क्या है? कौन सा ऑर्गन इसका टारगेट है? अच्छा, लिवर लिवर। Liver. So you can see that pancreas, alpha cell has the ability to produce glucagon. Glucagon is transported to them. तो इसका मतलब ग्लूकागॉन का जो रिसेप्टर है वो लिवर सेल के ऊपर लगा हुआ है। लिवर सेल ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगा, या ये अगला टॉपिक होगा हमारे, इसको हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज को ऐड करेगा ब्लड में, उसको बराबर हो जाएगा। और जो कल हमने पढ़ा था वो देखिए ये वाला है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन डिटेक्ट करेगा? बीटा सेल। बीटा सेल क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन। So you can see here from H, I think it's D or something कुछ लिखा हुआ है, I think step वाइज में देखते हैं, या it's H. Anyway, so बीटा सेल सीक्रेट करने की किसको? इंसुलिन को। और इंसुलिन का टारगेट भी कहाँ पे होगा? दो जगह पे काम कर सकता है, लिवर पे भी कर सकता है और मसल पे भी कर सकता है। So it's remove glucose. This is the mechanism of the homeostasis. अब इसकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिएगा प्लीज, कोई कंफ्यूजन हो तो। All of you. No? Right. So let's see the function of insulin now in detail. Insulin has many effects, all of which help to reduce the level of sugar in the blood. Overall, insulin का क्या होगा? Sugar के level को कम करना. Insulin molecules does not enter the cell of the target organ, but binds to the effector molecules in its membrane to trigger responses inside the cell. क्यों? Because insulin are signaling molecules. Why they are signaling molecule? Why they bind to the receptor and do not enter the cell? Yesterday I told you that they are made up of protein and they are polar molecule. So once they are polar molecule, they cannot cross the plasma membrane, and they must have their receptor to be attached and show the enzyme cascade reaction. So here is some examples of insulin working. Please focus it now. Look at this first important example, what it says. There are protein channels in the plasma membrane of the target cells known as GLUT. बेटा ये मैं आपको थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको जरा समझा दूं और अच्छे तरीके से। Please look here now. I'm just going to share screen with you now. Right. So here we have, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। GLUT. We have three types of GLUT channel actually. We say like GLUT1, GLUT2 and GLUT4. अच्छा, GLUT1 ये क्या प्रोटीन चैनल है जिससे ग्लूकोज अंदर आता है। GLUT1 कहाँ होगा? इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेल्स, याद रखिएगा। So GLUT1 is fixed in the cell membrane of the brain cells and control the influx of sugar inside the cell. GLUT2 is fixed in the membrane in the cell membrane of liver cells. ठीक है? And finally GLUT4, it is in the cell membrane of muscle cells. ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। GLUT1 and GLUT, अच्छा ये मैं इसको
सिंपल लिख रहा हूँ, इसमें इसको तरीका ये है कि इसको आप कैपिटल लिखेंगे, GLUT1 and GLUT2 are fixed in the membrane and their distribution is not affected by the insulin. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, by the insulin. यानी जो GLUT1 है और GLUT2 है, यानी वो जो एक लेवर सेल में है और दूसरा जो ब्रेन में है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे मेम्ब्रेन के अंदर, इंसुलिन हो या ना हो इससे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई मीन GLUT1 और GLUT2 ये दोनों फिक्स रहेंगे, लेकिन GLUT4 जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रोल होगी इंसुलिन से, यानी इंसुलिन होगा तो GLUT4 होंगे, इंसुलिन नहीं होगा तो GLUT4 नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग पॉइंट बता देता हूँ। सर ग्लूट जो होता है वो एक प्रोटीन चैनल है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है, यानी कि इसका गेट का ओपन होना क्लोज होना? ना 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 ना, मैं भी अभी समझाता हूँ। हसन शफीक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगी कहानी, ठीक है। यानी ये चैनल मेम्ब्रेन में होता ही नहीं है, लेकिन जब इंसुलिन होता है तो ये चैनल बनता है। कैसे बनता है मैं भी इसकी तफसील बताता हूँ आपको, ठीक है। सो GLUT4 प्रोटीन GLUT4 protein is usually remain absent in case when no insulin arrives in the blood. However, in case of insulin circulation, much more GLUT4 channels are formed in the plasma membrane, in the plasma membrane of muscle cells. अब कहानी क्या है, चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलिन से कैसे अफेक्ट होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और मैं इसका मैकेनिज्म कुछ यूं आने जा रहा हूं कि मसल सेल्स के अंदर इंसुलिन का रिसेप्टर मौजूद है, और जब रिसेप्टर इंसुलिन के साथ अटैच होगा, बात जरा बेटा गौर से सुनिएगा, जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल्स के अंदर GLUT4 चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे बनेंगे, एक डायग्राम बता रहा हूं, पहले उसको समझ लीजिएगा प्लीज। बेटा यहां देखिए प्लीज ना, look at this diagram please। अच्छा जी,
ये है रिसेप्टर, ये पूरा सेल जो आप देख रहे हैं ये मसल सेल आप देख रहे हैं, ठीक है, सब मसल सेल, ये रिसेप्टर है। और इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच करने कौन है, इंसुलिन बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ग्लूट, ग्लूट प्रोटीन चैनल है, या इट्स अ चैनल, या इट्स अ चैनल है ना, इट्स अ चैनल, प्रोटीन चैनल। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। इट्स अ रिसेप्टर हियर इन द मेम्ब्रेन, ये येलो वाला मेम्ब्रेन है और इसके अंदर रिसेप्टर लगा है। इंसुलिन आके इस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। अच्छा, बाइंड होने के बाद इस सेल के अंदर वेसिकल्स होते हैं, एम्प्टी वेसिकल, खाली वेसिकल। और आपको पता है कि वेसिकल जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस वेसिकल के अंदर बहुत सारे GLUT4 चैनल्स लगे होते हैं, ऑलरेडी पहले होते हैं, अंदर होते हैं। और जब ये इंसुलिन अटैच होता है तो अंदर एक सिग्नलिंग प्रोसेस हो जाती है, उस सिग्नलिंग की वजह से वो इन वेसिकल्स को जाके अटैच कराते हैं मेम्ब्रेन के साथ। जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा तो जैसे एक्सोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन रप्चर होती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ये जब इसके साथ अटैच होगा तो ये रप्चर होगा, ये कॉमन प्लेस, ये मेम्ब्रेन इधर भी स्ट्रेच होगा, इधर भी स्ट्रेच होगा, तो ये जो वेसिकल है ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। जब ये वेसिकल मर्ज होगा तो इसके चैनल भी अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे ग्लूट चैनल इस मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, जब ये इंसुलिन हटता है तो फिर ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट होती है और वेसिकल फिर अंदर गिरता है और इन चैनल को अपने साथ लेके चलता है। तो ये जो चैनल है ये मोबाइल चैनल है जो वेसिकल लेके आ रहे होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स करने के लिए, और जब इंसुलिन हटता है तो इसको वापस लेके जाएंगे। तो जितने ज्यादा चैनल लगे होंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज अंदर आ रहा होगा। आर यू गेटिंग बेटा, इट्स क्लियर नाउ? नहीं सर, एक और बार समझाइएगा। ठीक है, सो लुक एट द स्टेप ऑफ दिस सेल्स, स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या लिखा है, इंसुलिन binds to a receptor in the cell surface membrane. This is the receptor in the cell surface membrane and this is muscle cell, ठीक है। अच्छा, ये अटैच हो गया। उसके बाद टू क्या कह रहे हैं, the receptor signals to the cells and makes vesicles carrying glucose transporter। glucose transporter का मतलब है ग्लूकोज का चैनल, ग्लूट चैनल, प्रोटीन merge with the cell surface membrane। मसल सेल्स के अंदर यूसुफ जरा प्लीज और कीजिएगा। मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स है, लेकिन ये हॉलो वेसिकल्स है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोसाइटोसिस वेसिकल रप्चर होता है तो कंटेंट्स बाहर रिलीज कर लेते हैं ना, तो ये हॉलो, ये बिल्कुल हॉलो वेसिकल है। और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर चैनल लगे हैं। कौन से चैनल है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल है जिसका नाम है GLUT4 चैनल। ये बहुत सारे इसके अंदर लगे हैं, बहुत सारे देख सकते हैं, छोटा सा वेसिकल है लेकिन आपको इसके अंदर कम से कम 8 चैनल नजर आ रहे हैं। तो जब इंसुलिन ऊपर बाइंड होता है तो वो अंदर सिग्नल देता है और उसके सिग्नल का जो आउटपुट है वो ये होता है कि वो इन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं मेम्ब्रेन की तरफ थ्रू विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स कैस्केड रिएक्शन। ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के बाद वो रप्चर हो जाते हैं। इस जगह से रप्चर हो जाएगा, ये जगह जहां मैं कर्सर रख रहा हूँ जरा देखिएगा, ये रप्चर हो जाएगा। मतलब इसका ये वाला किनारा इस वाले किनारे से जुड़ जाएगा और ये वाला एंड इसके इस वाले तरफ जुड़ जाएगा। अब अगर आप इस मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से पुल अपार्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा वेसिकल इसके अंदर सीधा हो जाएगा और इसका पार्ट बन जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर बहुत सारे GLUT4 चैनल है तो वो चैनल इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे और जब इस मेम्ब्रेन के अंदर GLUT4 चैनल ज्यादा हो जाएंगे तो ग्लूकोज का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसलिए जो मसल सेल है वो बहुत सारा ग्लूकोज अंदर की तरफ ले जाना शुरू कर देगा। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ। हाँ सर, समझ गया, थैंक यू। So these are basically vesicles and these vesicles are carrying the glucose transporter channels which are migrated with the help of the signaling processing that's carried by the insulin molecule. बेटा समझ आई बात? Any student if they are not Yes, sir. Yes. sure and not clear they can ask me please. किसी भी बच्चे को कोई सवाल पूछना हो प्लीज पूछिएगा। कॉन्सेप्ट तलहा, तलहा आर यू गेटिंग? जी सर। अच्छा, and what about you Yusha? जी सर, आ गई समझ। ठीक है, ऐना, असना, बेटा आप सब प्लीज एक्नॉलेज कीजिए ताकि मैं आगे जाऊं। इज इट क्लियर नाउ? और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो इमीडिएटली पूछिएगा। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा तो मैं समझूंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सबको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा।
दैट्स ग्रेट, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वापस उसी डिस्कशन की तरफ कि वो कैसे सारा काम हुआ। तो मैं आपको वापस नोट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। Yes, Anna, you asked the diameter of the cell will also increase as many vesicles have become a part of the membrane, eventually cause to burst. No, 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 no. It's not the case actually, because these membranes, if the membrane is increasing, it means why bursting? Because it will decrease the pressure inside, because you are going to increase the surface of the membrane, and it is for a short period of time, not for a long period of time. When this insulin will be removed, they will return back to its original position, isn't it? Looking the file, I'm so sorry, it's a bit delay here. I'm not getting the file where it's, yes, it's here now. So fine, it's here. Yeah, now it's here. So let me share the screen with you. Yes, students. So once again, now function of insulin. So पहला point अब आप लोगों ने पढ़ा, उसी को हम discuss करने जा रहे हैं. Let's see the point here. It says there are protein channels in the plasma membrane of the target cells known as GLUT. There are several different types of GLUT proteins. Muscle cells have type GLUT4, brain cells have GLUT1, and liver cells have GLUT2 proteins in their plasma membranes. GLUT1 and GLUT2 proteins always exist in the cell surface membrane, and their distribution is not altered by insulin. However, the GLUT4 proteins are brought to the plasma membrane in the form of vesicles and fuse these protein channels to the plasma membrane. This can only be done when insulin molecule bind to the receptor on the muscle cells. Glucose molecules are then entered in the cytoplasm of muscle cells through these protein channel by facilitated diffusion. So this is one of the first important function of insulin, how insulin work. So this is the mechanism of how insulin work and how they. तो ये बेटा ये आपके पॉइंट का जवाब मिल गया जो आप ओ लेवल के अंदर कहते थे कि glucose increase the permeability, sorry, insulin increases the permeability of the cell membrane for glucose. Cell membrane की permeability कैसे बढ़ती है? By increasing the number of glucose transporter channels. कभी कभी एक दो मार्क का सवाल इस पे आ जाता है कि how the permeability of the cells will be increased by the insulin molecule. So you will say that insulin molecule increase the permeability of the cells, especially in the liver, in the muscle cells, by increasing the number of protein channels that are used for the import of glucose in the plasma membrane. So this is the first working of insulin. Let's see the second working of insulin now.
In some cells, especially liver and muscle cells, there are enzymes which speed up the conversion of glucose to glycogen. अच्छा, this process is called glycogenesis. ये नाम याद रखना है. Glycogenesis का मतलब क्या होता है? To convert glucose into glycogen. To convert glucose into glycogen. बेटा आपको पता है कि ग्लाइकोजन में और ग्लूकोज में क्या फर्क होता है? Glucose is the monomer and glycogen is the polymer. So when many glucose molecules are joined together, they makes a glycogen molecule, and this glycogen is usually insoluble. क्या पूछ रहे हो? अच्छा जी, सो ग्लाइकोजन में और ग्लूकोज में क्या फर्क है? एक पॉलीमर है और एक मोनोमर है. तो मोनोमर जब आपस में जोड़ते हैं तो ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन आपको पता है इनसॉल्युबल, सो इट डज नॉट अफेक्ट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल. आप लोग समझ रहे हो इस बात को? बेटा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों में क्या फर्क है? अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर होगा तो क्या नुकसान होगा, और ग्लाइकोजन होगा तो क्या नुकसान नहीं होगा? तलहा. सर वो ग्लूकोज सॉल्यूबल है, ग्लाइकोजन इनसॉल्यूबल है, तो वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हर्ट कर सकता है ना ग्लूकोज. ऑस्मोटिक पोटेंशियल अगर डिस्टर्ब होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? मतलब सेल बर्स्ट भी कर सकता है, या फिर वो जो इनटेक ऑफ थिंग्स होता है उस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. तलहा अगर अंदर ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो और वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करेगा तो वाटर पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स की कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो फिर वो वाटर कहाँ से लेगा? टिश्यू फ्लूइड से लेगा. और टिश्यू फ्लूइड कहाँ से लेगा? ब्लड से लेगा. तो आपको नहीं लगता कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी? जी जी. इसलिए उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमने इसको इंसुलिन में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया. ग्लाइकोजन जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं करता. ठीक है बेटा? Right. So in some cells, especially liver and muscle cells, there are enzymes which speed up the conversion of glucose to glycogen. This process is called glycogenesis. The insoluble glycogen is then stored as granules in the cytoplasm. Since the conversion of glycogen lowers the concentration of glucose within the cell, which increases the diffusion gradient for glucose, and this results in taking up more glucose from the blood. Of course, अगर आप ग्लूकोज को सेल के अंदर कम करोगे तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होगा और टिश्यू फ्लूइड से मजीद ग्लूकोज आता रहेगा. वरना अगर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना होता तो ये ग्लूकोज वापस फ्लो बैक कर सकता था सेल से टू वे में. लेकिन इसलिए हम अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हमेशा कम रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो. क्लियर है बेटा? ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके, एक GLUT4 चैनल का और एक ग्लाइकोजेनेसिस का. तो ग्लाइकोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ GLUT4 चैनल. जी यूशा. ये जो एंजाइम्स है इनको इंसुलिन एक्टिव करता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज फोकस कीजिएगा. Insulin also causes other intracellular enzyme, यानी सेल के अंदर कुछ एंजाइम और भी है, लाइक ग्लूकोकाइनेज और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज as well as ग्लाइकोजन सिंथेज. अब एंजाइम्स के कितने नाम बता दिए इसने. एक काइनेज है, एक फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, एक ही बात है, और एक ग्लाइकोजन सिंथेज है. तो ग्लाइकोजन सिंथेज में अभी आपने जो पहले पढ़ा था ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, वो किसका काम था? वो भी तो ग्लाइकोजन सिंथेज था. तो दोबारा यहाँ ग्लाइकोजन सिंथेज का नाम क्यों रखा गया है देखिएगा. The enzyme glucokinase phosphorylated glucose to trap glucose inside the cell because phosphorylated glucose cannot pass
द ट्रांसपोर्टर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप था जिसपे एडीपी जो है वो ऐड की जाती, एटीपी जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 एटीपी लगाई जाती थी ग्लूकोज के ऊपर और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता था ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और मैंने बताया था कि इसको कन्वर्ट करने का फायदा ये होगा कि अब ये मॉलिक्यूल सेल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है बेटा, ये मैंने समझाया था आप लोगों को। The enzyme glucokinase phosphorylate glucose to trap glucose inside the cell because phosphorylate glucose cannot pass the transporter in the cell surface membrane. तो concentration gradient glucose के लिए built up हो जाएगी और glucose मजीद सेल के अंदर आता रहेगा। The two other enzymes together add glucose molecule to the growing chain of the glycogen, increasing the size of the glycogen granules inside the body. बेटा यहाँ एक बात याद रखिए कि एक होता है ग्लाइकोजन का बनना, बन गया मॉलिक्यूल, और एक होता है ग्लाइकोजन के साइज को बढ़ाना। यानी एक तो होता है कि शुरू में आपने कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों को आपस में जोड़ के ग्लाइकोजन का एक छोटा मॉलिक्यूल बनाया, लेकिन बाद में अगर ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल बड़े रहे तो ये भी हो सकता है कि जो फर्दर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के ग्रोविंग चेन के साथ ऐड होके ग्लाइकोजन की ग्रेन्यूल्स को बड़ा करते जाएंगे। तो एक ग्लाइकोजन का बनना और एक ग्लाइकोजन की ग्रेन्यूल को बड़ा करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और ये कौन कर रहा है? ग्लाइकोजन सिंथेज करा रहा है। इससे पहले ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर जो आपने प्रोसेस पढ़ा था, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, वो किसका काम था? वो भी किसी एंजाइम का काम होगा डेफिनेटली, लेकिन वो ग्लाइकोजन सिंथेज एक कॉमन नाम है जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस आ सकते हैं, यानी ग्लाइकोजन को फर्स्ट टाइम बनाना या फिर ग्लाइकोजन की शेप को बड़ा करना। तो बेटा कितने मैकेनिज्म हो गए आपके पास इंसुलिन के अभी तक? How many working have you seen here? 3 आपने पढ़ लिए। एक चैनल्स का, GLUT4 चैनल्स का मेम्ब्रेन के अंदर इमर्स होना और उनसे ग्लूकोज का अंदर आना। इम्पैक्ट क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, और ब्लड में कम होती जाएगी। दूसरा आपने पढ़ा कि जो ग्लूकोज अंदर आ रहा है सेल के अंदर, उसके लिए कुछ एंजाइम्स को एक्टिव किया जाएगा और वो एंजाइम्स या तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्लाइकोजन, उसमें ग्लाइकोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, या उसको फॉस्फोरिलेट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपीज बने और वो कंज्यूम हो। फिर आपने पढ़ा कि ये भी हो सकता है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि वो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल के साथ फर्दर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, इसकी ग्रोविंग चेन को बढ़ाते रहते हैं, जिससे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता रहेगा और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स बढ़ते जाएंगे। And then the last one, another mechanism. Sorry. Insulin also causes to speed up the synthesis of protein and lipids by activating some other intracellular enzymes. वो क्या करेंगे? If there is less protein and fats reserves in the cell, then the cell use more glucose to make protein and lipids. For this purpose, they take up more glucose from the blood. बेटा ये बात समझ आ रहा है? आपने पढ़ा होगा, ये कई जगह पे आपने शायद हमने डिस्कस भी किया था, बल्कि आपने ओ लेवल के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर एक आदमी ग्लूकोज की इनटेक ज्यादा कर रहा होगा तो यूजुअली क्या होता है कि उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ओबेसिटी की तरफ जाता है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज तो फौरन मेटाबोलाइज होता है, तो फिर ओबेसिटी क्यों हो जाती है? ऑफ कोर्स ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन, और जब ग्लाइकोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, ग्रेन्यूल्स अपनी मैक्सिमम साइज तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद फर्दर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो नाइट्रेट के साथ मिलके, नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड बनाते हैं और उससे प्रोटीन बनता है। अच्छा, इसी तरह प्रोटीन के अलावा वो फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कार्बन स्केलेटन जो होता है वो शुगर का वो फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो बाज़ वक़्त ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में फैट्स में भी कन्वर्ट होते हैं। तो आप फैट्स बना रहे हो, ऑफ कोर्स फैट्स बनाने से क्या होगा? ग्लूकोज कम होती जाएगी, और जब कम होगी तो आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हो, एक बार फिर ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज अंदर की तरफ आ रहा हो। तो ये है पूरा मैकेनिज्म
about the function of glucose. All these 4 steps have been elaborated. Now it's your turn. I'm giving you 2 to 3 minutes. So if you ask some questions, please, if some question in your mind, you can ask me. It's your turn now. Yes, Peter. So this is one of the first part of the notes. ये आपको इंशाल्लाह इस कॉपी मिल जाएगी पूरी from the homeostasis beginning से लेके सारा सब मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा. इसको पढ़ लीजिएगा. जी बेटा, any other question please पूछिएगा. Yes, yes मुश्कबार. सर अभी आपने बताया था कि इंसुलिन जो है इंट्रासेल्युलर एंजाइम जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है उसको करता है, तो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है वो? ग्लूकोज को क्यों डाल रहा है वो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स में? जरूरत क्या होगी इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन मुश्कबार. बेटा इस वक्त जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका बेसिकली टाइटल क्या है? इसका टाइटल है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज ना रहे, ज्यादा ना रहे, मिनिमाइज करने के लिए. अब जाहिर सी बात है, जब हम खाना खाते हैं या हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता होगा तो सबसे पहले वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड से जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में. तो अगर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इट हैज अ डिजास्टर्स इफेक्ट. तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि किसी तरीके से टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज को कम कर दें. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का इनटेक बढ़ाते हैं. अब और तो कोई जगह नहीं है, टिश्यू फ्लूइड के बाद सेल आता है, तो ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर जाएंगे, अब अगर वो सेल्स के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे तो वो साइटोप्लाज्म को विस्कस बना देंगे, गाढ़ा बना देंगे, क्योंकि वो वहां पे सोलुबल है साइटोप्लाज्म में. इसलिए हम चाहते हैं कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी ज्यादा देर तक ना रहे. उसको हम जब ग्लाइकोजन के साथ अटैच करते हैं तो इसका मतलब है वो ग्लाइकोजन का पार्ट बन जाएगा, और ग्लाइकोजन जो है वो इनसोलुबल है. तो जब वो इनसोलुबल है, इसका मतलब है वो सेल्स की विस्कोसिटी को, साइटोप्लाज्म की डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा. मुश्किल. ओके सर, समझ आ गया. Right. Yes, beta. Any other student? Any question about the homeostasis, even if you can ask? सर लिवर में कौन सा ग्लूकोज होता है? लिवर में क्या होता है? सर जी जी बोले. युषा, आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही. आप सवाल तो कर रही थी लेकिन सवाल समझ नहीं आया. क्या पूछा आपने? जी बेटा, टेक्स्ट कीजिएगा, कोई बात नहीं. अगर आपकी आवाज नहीं आ रही मैसेज कर लीजिए. यूसुफ खान, any question? क्लियर है सर, ये वाला क्लियर है सर, ये वाला क्लियर है. That's great. सैन अबादी. ओ बेटा, उसका असल में नेट का मसला चल रहा है, ग्रुप से बाहर निकल गया. ठीक है, चले जी. और कोई स्टूडेंट? मिकराम सैयद, get in. जी सर. That's great. I'm so happy that all of you have grasped the concept. This is one of the most important topic regarding the homeostasis, how insulin work. So हमने पढ़ा कि बीटा सेल इसको कैसे सीक्रेट करता है, वो भी मैंने बताया आपको, और फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया था. तो ये दो अलग अलग टॉपिक थे. एक आपने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल्स, और एक था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन. तो बेटा ये तो हो गया आपका ये वाला टॉपिक. अब एक थोड़ा सा आइडिया, हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं. एक और हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागोन. ग्लूकागोन कैसे काम करता है ये हमने पढ़ना है. और आपको मैं एक चीज बताऊं कि ग्लूकागोन में और एड्रेनालिन में एक चीज कॉमन है.
क्या चीज कॉमन है दोनों के दरमियान? यूसुफ बता देंगे आप, आपको आइडिया है? ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन में क्या चीज कॉमन है? हसन आप बता दोगे? तलहा, कोई भी स्टूडेंट बता दे। एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन में क्या चीज कॉमन है? दोनों ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हैं ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करवा के। बहुत अच्छी बात, चलिए बात। अच्छा, ये मैंने क्यों सवाल आप लोगों से पूछा कि क्योंकि आपके पेपर के अंदर जो सवाल आता है वो आता है कि किस तरह ग्लूकागॉन और लेका होता है, और ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हम एक ही एक्शन पढ़ेंगे और वो दोनों के लिए कॉमन होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन का मैकेनिज्म तकरीबन सेम है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए पेपर में एक और का वर्ड लगता है। कभी अगर मैंने आपको एड्रेनलिन का मैकेनिज्म समझाया और बाद में उसने पेपर में ग्लूकागॉन पूछ लिया तो आप उसकी जगह पे ग्लूकागॉन का वर्ड यूज कर दें, बाकी मैकेनिज्म वही लगेगा, सिर्फ जहां एड्रेनलिन का वर्ड लगेगा वहां आप ग्लूकागॉन यूज करेंगे बेटा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, आप मेरे साथ रहें, थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ लेते हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। बेटा आप मेरे साथ रहें और इस डायग्राम को मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस चीज को जरा गौर से देखिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये लिखा है ग्लूकागॉन। अगर अगर आपको बताया जाए एड्रेनलिन पे तो फिर आप एड्रेनलिन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है और इसको हम यूजुअली क्या कहते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का ऊपर वाला पार्ट जो है वो इसके लिए सुटेबल है। ग्लूकागॉन विल अराइव एंड बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। आप लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा था कि इस रिसेप्टर्स के नीचे एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन, एंड यू कैन सी द जी प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है, दिस इज जी प्रोटीन, और ये जी प्रोटीन इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। बेटा मैं अगर आपको ये बताऊं कि जी प्रोटीन एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है और ये जो एंजाइम यहाँ लगा हुआ है ये एज अ इफेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, इफेक्टर। तो फिर ये क्या होगा, जी प्रोटीन क्या काम कर रहा होगा, इट इज एक्टिंग एज अ रिले। जिस तरह रिले न्यूरॉन था ना, आप लोगों ने पढ़ा था ओ लेवल में कि रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है। इसी तरह इसको अगर आप सेंसरी कहोगे, इसको मोटर कहोगे, तो फिर ये रिले कहलाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन लेके आएगा। सर स्क्रीन रुक गई है। रुक गई है? ओह सॉरी 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 सॉरी। अब आ रहा है? जी ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम प्लीज। आउटसाइड ये लिवर सेल दिखा रहा है और ये इसके अंदर आपको जो प्रोटीन नजर आ रहे हैं बड़ा रिसेप्टर प्रोटीन है, और इस रिसेप्टर प्रोटीन क्या एक्टिव साइट है जिसके ऊपर ग्लूकागॉन आके अटैच होगा। लेकिन ग्लूकागॉन के साथ साथ अगर हम एड्रेनलिन भी कह सकते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि दोनों का एक्शन सेम है। अच्छा, यहाँ है एक जी प्रोटीन और यहाँ लगा है इसी मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एज अ एंजाइम एक्ट करता है, इसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस, ये उस वक्त जब आप एड्रेनलिन की बात करोगे तो इसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेस। बहरहाल ये है कौन, जी प्रोटीन, जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करेगा। ये जी प्रोटीन एक नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब ये इसके साथ फिर एक और होगा, एक और होगा, और यहाँ तक ये सिलसिला चलता है। ये जी प्रोटीन मेम्ब्रेन की लोअर सरफेस पे होते हैं। अच्छा, जब ये रिसेप्टर ग्लूकागॉन के साथ बाइंड होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। जी प्रोटीन जब एक्टिव होगा तो अच्छा, इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन एंड द एंजाइम। एक आप लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा था, जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी,
यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जाके इसके ऊपर ऐड होता है, वो उसको एक्टिव कर लेता है। एक्टिव करने के बाद वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जब ये एंजाइम एक्टिव होता है तो ये क्या कर लेता है, देखो स्टेप वाइज, ग्लूकागोन बाइंड्स टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, फिर क्या होगा, एक्टिवेशन, एक्टिव एंजाइम ये क्या करेगा, इस एंजाइम को एक्टिव कर देगा, प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी, प्रोड्यूस क्या हुआ यार क्लास, बस सिर्फ 5 मिनट सब्र करें, सिर्फ 5 मिनट। एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूसेस साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। तो ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, इस चीज को जरा प्लीज गौर से सुनिएगा। जब ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा कि इसके नीचे बेस पे कुछ और मॉलिक्यूल्स यानी कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एटीपी को डीफॉस्फोरिलेट करता है। जब एटीपी डीफॉस्फोरिलेट होगा तो क्या बनेगा, एएमपी बनेगा, 2 बार डीफॉस्फोरिलेट होता है। अच्छा, ये एएमपी क्या करते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन देते हैं काइनेज एंजाइम जिसको एक्टिव करते हैं काइनेज एंजाइम में। और जब काइनेज एक्टिव होते हैं तो वो एक और ग्रुप होता है फॉस्फोरिलेज, उसको एक्टिव कर लेता है। अच्छा, इसी तरह ये एक्टिवेशन कैस्केड चलते रहते हैं यहाँ तक कि हमारे पास आखिरी एंजाइम कौन होता है, एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। तो आप देखिएगा कहाँ से ग्लूकागोन आया और कहाँ से इसका इम्पैक्ट पहुंचा सेल्स के अंदर। तो रिसेप्टर पे बाइंड होना, रिसेप्टर प्रोटीन को, जी प्रोटीन को एक्टिव करना, जी प्रोटीन ने एंजाइम को एक्टिव किया, एंजाइम ने एटीपी को डीफॉस्फोरिलेट करके एएमपी में कन्वर्ट किए, एएमपी ने एंजाइम काइनेज को एक्टिवेट किया, काइनेज ने फॉस्फोरिलेज को एक्टिवेट किया, फॉस्फोरिलेज ने इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव कर दिया और उसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया ग्लूकोज के अंदर। तो ये इंशाल्लाह जब आप फिजिकल क्लास में आएंगे, इसको मैं 10 स्टेप्स के अंदर आपको बताऊंगा कि इस 10 स्टेप्स को कैसे आप कर लें, और इस डायग्राम को भी साथ में दे दूंगा। तो बेटा सर कमर मेरे सर पे खड़े हैं और क्लास के लिए आए हुए हैं। So I think it's enough and I'm taking a break for नमाज के लिए भी इंशाल्लाह। So all of you getting, समझ आ रहे हैं सबको? बेटा जवाब तो दिया करें, एक्नॉलेज तो किया करें प्लीज। तो मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकागोन आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसको फर्दर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है? So thank you very much students and then see you inshallah in the next class. Take care. Allah Hafiz.